जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एनसीसी के एयरविंग एंट्रेंस एग्जाम का एक मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल क्वेश्चन है, साथ के साथ में जो एयरविंग स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं ताकि आप एयरविंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार हो सके। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो एनसीसी का जो आदर्श वाक्य है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन जो है एनसीसी का आदर्श वाक्य है। सर्विस बिफोर सेल्फ, ये इंडियन आर्मी का, ठीक है, इंडियन आर्मी का अगर पूछा जाता है आपसे आदर्श वाक्य तो वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इन विच ईयर वाज द एनसीसी फॉर्म्ड इन इंडिया। भारत में एनसीसी का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया? तो एनसीसी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1948 में। हृदयनाथ कुंजरू जी जो हैं एनसीसी के संस्थापक माने जाते हैं। 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। 1949 में एनसीसी में गर्ल्स विंग आई थी। 1950 में एनसीसी में एयर विंग आई थी और 1952 में नवल विंग। तो क्योंकि आपका एयर विंग का एग्जाम है तो आपसे पूछा जा सकता है कि एनसीसी में एयर विंग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 यानी कि 1950 में हुई थी। एनसीसी में जो एयर विंग है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1950 यानी कि 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? इस समय पर जब हम 2026 में इस वीडियो को देख रहे हैं तो एनसीसी के महानिदेशक कौन है? अगर आप बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है, आपको चेक कर लेना है कि उस समय पर एनसीसी के जो हैं डीजी एनसीसी कौन होंगे। तो जिस समय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस समय पर एनसीसी के जो डीजी एनसीसी हैं वो हैं, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। आपसे पूछा जा सकता है कि एनसीसी में जो डीजी होते हैं, डीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीजी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल, और इनकी जो रैंक होती है वो होती है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं, या फिर इसके इक्विवेलेंट रैंक होती है इनकी। ठीक है। वेन इज एनसीसी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल जो है एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? तो एनसीसी दिवस हर साल फोर्थ संडे ऑफ नवंबर, यानी कि नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। नवंबर के चौथे रविवार को एनसीसी डे मनाया जाता है। हाउ मैनी डायरेक्टरेट आर देयर इन एनसीसी। एनसीसी में कुल कितने निदेशालय हैं? तो एनसीसी में जहां तक आपको याद होंगी ये चीजें, एनसीसी में कुल मिला के 17 निदेशालय होते थे, लेकिन हाल ही में दो और जो निदेशालय हैं, दो और जो डायरेक्टरेट हैं उन्हें अनाउंस किया गया है। पहले एनसीसी में 17 निदेशालय होते थे, अब दो और डायरेक्टरेट, एक तो आंध्र प्रदेश और दूसरी जो है वो झारखंड। तो ये दो जो हैं निदेशालय नए अनाउंस किए गए हैं, आंध्र प्रदेश और झारखंड। इस वजह से अब कुल संख्या जो एनसीसी के निदेशालयों की है वो 19 हो गई है। अभी तक टोटल डायरेक्टरेट जो एनसीसी में थी वो 17 थी। ठीक है। नेक्स्ट, विच रैंक इन इंडियन एयर फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ कैप्टन इन द इंडियन आर्मी। भारतीय वायुसेना में कौन सा रैंक भारतीय सेना के कैप्टन रैंक के बराबर होता है? इंडियन आर्मी में जब आप लगते हैं तो लेफ्टिनेंट लगते हैं, लेफ्टिनेंट के बाद में प्रमोशन होता है और आप कैप्टन बनते हैं। इसी तरीके से एयरफोर्स के अंदर आप लगते हैं फ्लाइंग ऑफिसर और उसके बाद आप बनते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है फ्लाइट लेफ्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऑन विच डेट इज इंडियन एयर फोर्स डे सेलिब्रेटेड। भारतीय वायुसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना की जो स्थापना हुई थी वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसीलिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के रूप में, वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नेवी डे कब मनाया जाता है। नेवी डे कब मनाया जाता है? हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली 5 स्टार रैंक ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना के पहले और एकमात्र 5 स्टार रैंक के अधिकारी कौन है? तो वे थे अर्जन सिंह जी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 5 स्टार रैंक जो होती है मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। ठीक है, तो अर्जन सिंह जी को ये रैंक से नवाजा गया था। विच ऑफ दीज इज हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? तो जब हम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करते हैं और गैलेंट्री अवार्ड यानी कि युद्ध काल के दौरान जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र।
परमवीर चक्र की जो स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो वो 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र की स्थापना हुई थी। अब तक कुल 21 परमवीर चक्र दिए जा चुके हैं, जिसमें से 20 परमवीर चक्र इंडियन आर्मी को मिले हैं और एक परमवीर चक्र मिला है इंडियन एयरफोर्स को। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और सबसे पहला परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। मेजर सोमनाथ शर्मा जी को जो सबसे पहला जो है परमवीर चक्र मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो परमवीर चक्र है उसके डिजाइन को किसने तैयार किया था, तो सावित्री खानोलकर जी। सावित्री खानोलकर जी ने परमवीर चक्र का जो डिजाइन है उसको तैयार किया था। ये बना 26 जनवरी 1950 का था, 50 को था, लेकिन लागू जो है वो पहले से ही हो गया था, क्योंकि मेजर सोमनाथ शर्मा जी जो है इन्हें 1947-48 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड लोकेटेड। पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि इंडियन एयर फोर्स की टोटल कितनी कमान है। तो पश्चिमी एयर कमान का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरक्राफ्ट इज नोन एज दी तेजस। किस विमान को तेजस के नाम से जाना जाता है। तो तेजस जो है वो किस तरह का विमान है, वो है एलसीए यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन 1971 वार लेड दी क्रिएशन ऑफ विच कंट्री। 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसकी वजह से एक नया देश बना था। उस नए देश का क्या नाम है, उस नए देश का नाम है बांग्लादेश। और बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इसमें पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने। इस समय पर हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी जी। हमारी जो पीएम थी यानी कि प्रधानमंत्री थे वो थे इंदिरा गांधी जी। और हमारे आर्मी के चीफ थे जनरल सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ यानी कि सैम बहादुर के नाम से भी जिन्हें हम जानते हैं, वो हमारे आर्मी के चीफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रडार। रडार का पूर्ण रूप क्या है। देखो, जब भी आप इंडियन एनसीसी के अंदर एयरविंग का एग्जाम देंगे तो एयरविंग के एग्जाम में आपसे साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जो कि आपके एयरफोर्स से रिलेटेड है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि रडार की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है रडार की फुल फॉर्म होती है। कई बार एग्जाम में आपसे सोनार की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सोनार की फुल फॉर्म बताइए आप एक बार कमेंट बॉक्स में। SONAR, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है, जैसे इसकी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होती है, इसकी होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सोनार की फुल फॉर्म होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इज द करेक्ट आंसर। सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से, वेरी गुड। हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ। वायुसेना के पहले भारतीय प्रमुख कौन थे। भारतीय की बात हो रही है, वायुसेना के पहले भारतीय प्रमुख। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बताएंगे सभी कि वायुसेना के जो पहले भारतीय प्रमुख बने थे वो कौन बने थे। तो वो बने थे एयर चीफ, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विच इज द हाईएस्ट एयरफील्ड इन इंडिया। भारत में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है। तो लेह हवाई अड्डा जो है वो भारत में सबसे ऊंचा, यानी कि समुद्र तल से इसकी जिसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई है उसको सबसे ऊंचा यहाँ पे माना जाएगा। और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन विच मीडियम। प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेजी से यात्रा करता है। तो प्रकाश जहां पे कोई माध्यम नहीं होता, यानी कि वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब ये होता है कि जहां पे कोई माध्यम नहीं है। ठीक है, नो मीडियम, उसी को हम वैक्यूम यानी कि निर्वात बोलते हैं। और निर्वात में जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये जो है वो लाइट की स्पीड होती है निर्वात में यानी कि वैक्यूम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। बल की एसआई इकाई क्या होती है। तो एसआई यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma भी होता है। तो ये फॉर्मूला भी अगर आपसे पूछें तो आप बता सकते हैं। न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से F इज इक्वल टू ma, मास इंटू में एक्सेलरेशन। और न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट होती है, बल की जो इकाई होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है।
विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन द लिफ्ट जनरेटेड बाय एन एयरक्राफ्ट विंग, कौन सा सिद्धांत विमान के पंख द्वारा उत्पन्न लिफ्ट की व्याख्या करता है। विमान के जो पंख होते हैं एरोप्लेन के, वो जब ऊपर उठते हैं तो वो किस तरह से उठते हैं, उनका डिजाइन जो बनाया जाता है वो क्यों ऊपर उठते हैं, ये चीज जो एक्सप्लेन करता है ये करता है बर्नौली प्रिंसिपल। तो बर्नौली के सिद्धांत की वजह से जो है जो एरोप्लेन होता है उसके विंग जो है वो ऊपर उठते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि रॉकेट जो है जब ऊपर जाता है तो वहां पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, तो वहां पे अप्लाई होता है न्यूटन का तीसरा नियम कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। हाँ, अल्टीमीटर इज यूज टू मेजर डैश, अल्टीमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो अल्टीमीटर जो होता है उसका उपयोग किया जाता है एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई को मापने के लिए। ठीक है, ऊंचाई को मापने के लिए। ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज होता है, हाइग्रोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइग्रोमीटर का यूज किसके लिए होता है, तो वो होता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। बैरोमीटर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है उसका क्या मान होता है, तो उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कई बार 10 भी ले लेते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी की अगर एसआई यूनिट आपसे पूछी जाए तो वो होती है मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन की अगर पूछी जाती है तो वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, ध्वनि तरंगे किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, तो ध्वनि तरंगों को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। अगर वहां पे मीडियम नहीं है तो साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती। तो इसीलिए निर्वात के अंदर जो है नहीं कर सकती पूछा है, ठीक है, कैन नॉट पूछा है। तो निर्वात के अंदर, वैक्यूम के अंदर साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन लाइट वेव ऐसी वेव होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है तो वो निर्वात के अंदर यानी कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये कौन सा लॉ है न्यूटन का, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है जो कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है एफ इज इक्वल टू एम ए, और थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय, ऊर्जा को ना पैदा किया जा सकता है ना ही उसे खत्म किया जा सकता है, बस उसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड, तरल के गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जब भी किसी लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। देखो, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना यानी कि उसकी वाष्प बनाना, तो इवेपोरेशन हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन अगर हम, ये मैं लिख ही देता हूं, इसका मतलब हो गया लिक्विड टू गैस, यानी कि तरल से गैस बनाना। ठीक है, कंडेंसेशन संघनन में क्या होता है कि हम गैस से लिक्विड बना रहे, गैस को ठंडा करते हैं तो उससे पानी बन जाता है, पानी की बूंदें बन जाती हैं या फिर लिक्विड बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड बनाए बिना सीधा गैस में कन्वर्ट कर देना, सॉलिड से सीधा गैस, जैसे कि कपूर की जो गोली होती है, कपूर की गोलियां होती हैं, या फिर सॉलिड CO2 होती है, सो ड्राई आइस जो होती है, ड्राई आइस वो क्या होती है कि वो लिक्विड नहीं बनती, डायरेक्ट जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और फ्रीजिंग का मतलब जमाना होता है कि लिक्विड को सॉलिड बनाना, फ्रीज करते हैं आप तो लिक्विड को सॉलिड बनाना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। तो देखो, मेरे हिसाब से आपको एनसीसी की क्लास अगर कोई आप लेते हैं तो शायद ही कोई इतनी डिटेल में चीजें बता पाएगा। ठीक है, और ये मेहनत मैं करता हूं आपके लिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें आपके एग्जाम में।
और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी एक लेवल की नॉलेज मिल सके और जैसा भी क्वेश्चन उनके एग्जाम में आए तो वो उसे इजीली हैंडल कर सकें और टॉप कर सके अपने एग्जाम में जिस भी लेवल पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी। हालांकि गैल्वेनोमीटर का भी करते हैं लेकिन ये स्मॉल करंट के लिए यूज होता है, स्मॉल करंट के लिए। ठीक है, अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाता है कि विद्युत धारा को मापने के लिए, तो अमीटर ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। वोल्ट मीटर हम वोल्टेज को मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है, और ओम मीटर जो है वो रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। रेजिस्टेंस मतलब अवरोध, हाँ, उसके लिए हम क्या होती, उसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग ए। एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय जो दबाव होता है उसको किसका प्रयोग करके मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव जो है उसको बैरोमीटर का हम यूज करते हैं, उससे जो है वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है। थर्मोमीटर आपको पता है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। लैक्टो जो वर्ड होता है ना, लैक्टो वर्ड जो है वो मिल्क से रिलेटेड होता है, तो लैक्टो वर्ड मिल्क से रिलेटेड होता है, ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है, विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया? कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है। आपको यह बताना है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके प्राउड एनसीसी को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया शेयर्स ए कोस्ट लाइन? भारत के कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र का तट जो है वो साझा करते हैं, तो 9 ऐसे राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? तो भारत और चीन के बीच में बताएंगे आप सभी, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है इसके बारे में कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है। तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। डूरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और पाक जल डमरू मध्य पड़ता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो ये सभी की सभी जो इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज हैं ये आपको याद रखनी है। बाउंड्रीज की अगर हम बात करते हैं तो एक एलओसी होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और एक एलएसी होती है, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलओसी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, एलएसी इंडिया और चाइना के बीच में है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो 5 नदियों की भूमि है पंजाब, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन बी, 5 नदियों की भूमि है पंजाब। राजस्थान एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, एरिया वाइज सबसे बड़ा है। जनसंख्या वाइज 2011 की जनगणना के हिसाब से जनसंख्या में सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, जनसंख्या में सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ पे, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया इज? मुख्य भूमि का भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो मुख्य भूमि का पूछा है बेटा, देखो आपको बड़े ही ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को और गलत नहीं करना है। मुख्य भूमि का पूछा है, कश्मीर से कन्याकुमारी हम बोलते हैं तो साउथ ईस्ट जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, मुख्य भूमि का। लेकिन अगर वैसे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाता तो वो फिर इंदिरा पॉइंट हो जाता, वो मेनलैंड में नहीं आता, वो आगे जाके टापू पे पड़ता है, ठीक है, आइलैंड पे पड़ता है। तो मुख्य भूमि का अगर पूछा जाता है तो वो है कन्याकुमारी। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी? भारत का कौन सा द्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है? देखो मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा इंडिया का मैप है नीचे से, ठीक है, तो इस साइड हमारी बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। इस साइड हमारा अरब सागर है, अरब सागर। इस साइड हमारा लक्षद्वीप पड़ता है, लक्षद्वीप, और इस साइड पड़ता है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार, और इधर पड़ता है इंडियन ओशियन, नीचे इंडियन ओशियन पड़ता है, हिंद महासागर। तो आपसे पूछा क्या गया है कि
अरब सागर में कौन सा द्वीप पड़ेगा? तो अरब सागर में पड़ेंगे लक्षद्वीप, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर पूछा जाता है बंगाल की खाड़ी में कौन सा पड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी में आप अंडमान निकोबार बता देते। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो भारतीय महिला यहाँ पे पूछ रखी है, ठीक है। कौन सी पूछ रखी है? भारतीय महिला पूछ रखी है यहाँ पे। तो भारतीय महिला जो बनेगी वो कौन सी होगी? तो भारतीय महिला यहाँ पे जो बनेगी वो है बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल जो है वो पहली भारतीय महिला बनेगी जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच सिटी इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड? भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए किस शहर में स्थित है? तो आईएमए देहरादून के अंदर है आईएमए। गया में है ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। चेन्नई में भी है ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। दो ओटी है, एक ओटीए गया में है, एक ओटीए चेन्नई में है। खड़गवासला में है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़गवासला पुणे में पड़ता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार? म्यांमार की कैपिटल क्या है? तो म्यांमार की कैपिटल राजधानी है नायपीदो। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। ऑपरेशन विजय 1999 वाज रिलेटेड टू विच कॉन्फ्लिक्ट? ऑपरेशन विजय 1999 का जो संघर्ष था वो किससे संबंधित था? तो वो कारगिल का जो युद्ध हुआ था ना उससे संबंधित था। इसमें जो कैप्टन विक्रम बत्रा जी जो हैं उनको परमवीर चक्र मिला था, कैप्टन विक्रम बत्रा जी को। और इनका एक डायलॉग भी फेमस हुआ था, ये दिल मांगे मोर, ठीक है। ये दिल मांगे मोर, मांगे मोर। लक्ष्य मूवी है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इससे रिलेटेड है, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन हाँ स्टोरी लाइन यही है। द एयरफोर्स अकेडमी इज एट विच प्लेस? वायुसेना अकादमी जो है वो किस स्थान पर स्थित है? तो वायुसेना अकादमी है दुंडीगल के अंदर, और दुंडीगल पड़ता है इस समय तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना में है एयरफोर्स अकेडमी। तो क्योंकि आप एयरविंग के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपको एयरफोर्स अकेडमी कहाँ पे है इस बात का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एयरफोर्स की रैंक भी, ऑफिसर और नॉन ऑफिसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन, 78% के आसपास पाई जाती है। फिर ऑक्सीजन 21 पॉइंट समथिंग 21% के आसपास पाई जाती है। फिर आर्गन पाई जाती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा पूछ रखा है इन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में, तो नाइट्रोजन गैस जो है लगभग 78% पाई जाती है पृथ्वी के वायुमंडल में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अप्रोक्सीमेटली? हवा में ध्वनि की जो गति होती है लगभग कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की गति लगभग पूछी है इन्होंने, तो लगभग वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए ही बनता है, 332 मीटर पर सेकंड। 332 मीटर पर सेकंड जो है वो हवा की स्पीड हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है यहां पर, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ओजोन लेयर? वायुमंडल की किस परत में ओजोन लेयर होती है? तो ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल के अंदर। ओजोन को हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सन से यूवी रेज आती है ना, यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, उससे हमको ओजोन लेयर बचाती है, जिससे स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है किससे? यूवी रेज से, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, उससे हमें ओजोन लेयर बचाती है। और ओजोन लेयर खराब हो रही है, किस वजह से खराब हो रही है ओजोन लेयर? जो हमारे फ्रिज और एसी होते हैं ना उनसे एक गैस निकलती है जिसे हम सीएफसी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ये ओजोन लेयर खराब हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एयरक्राफ्ट यूज्ड बाय द आईएएफ? आईएएफ द्वारा, हाँ वो वाले नहीं है ये। द फर्स्ट एयरक्राफ्ट यूज बाय द आईएएफ वाज? आईएएफ द्वारा उपयोग किया गया पहला विमान कौन सा था? तो आईएएफ ने जो पहला विमान यूज किया था वो था वापिति। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वापिति नाम का था। मैं इसका कंप्लीट नेम आपको बताता हूं। तो इसका कंप्लीट नेम था वेस्टलैंड वापिति सेकंड ए। वेस्टलैंड, ब्रिटिश था ये, ठीक है। वेस्टलैंड वापिति, वापिति सेकंड
ए। ठीक है, तो ये जो है वो पहला एयरक्राफ्ट था जो कि इंडियन एयरफोर्स ने यूज किया था। इंडियन एयरफोर्स को पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, बाद में जो रॉयल वर्ड है वो हटा दिया गया। विच आईएएफ एयरक्राफ्ट इज यूज प्राइमरली फॉर मिड एयर फ्यूलिंग? किस आईएएफ विमान का उपयोग मुख्य रूप से मध्य हवा में ईंधन भरने के लिए किया जाता है? मध्य हवा में क्या कि एरोप्लेन उड़ रहे हैं और हमको लगा कि उसमें जो फ्यूल है वो कम हो गया, तो फिर एक दूसरा एरोप्लेन आएगा और उसके अंदर हवा में ही जो है फ्यूल फिल कर देगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं 78 MKI को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो मैंने आसान से लेके मॉडरेट और डिफिकल्ट तक सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, यानी कि कैसा भी पेपर अगर आपका सेट करेंगे एग्जामिनर, तो आप बहुत ही अच्छे से उसमें बहुत बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन के अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चन बता रहा हूं, तो मेरे को लगता है इस वीडियो को आपको कम से कम एग्जाम में जाने से पहले 3 बार देखना होगा एटलीस्ट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत ज्यादा दी गई है। ये सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वे भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर पायलट? पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 43। तो पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट जो बनी वो बनी थी अवनी चतुर्वेदी जी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। व्हाट इज द रेंज ऑफ द अग्नि 5 मिसाइल अप्रोक्सीमेटली? अग्नि 5 जो मिसाइल है उसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग कितनी है? तो इसकी जो मारक क्षमता है वो है 5000 किलोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जब अग्नि 5 के बारे में हमसे पूछा जाता है तो ये वैसे आईसीबीएम के अंतर्गत आती है। अब आप कहोगे जी आईसीबीएम क्या होता है? आईसीबीएम होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है ये। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी जा सकती है। विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये जो ग्रह है वो है मार्स। मार्स को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है, ट्विन सिस्टर के नाम से। विच फोर्स कीप्स द प्लैनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन? कौन सा बल ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा में रखता है? तो वो रखता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्र। यहाँ पे ये मास 1 मास 2 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और डिस्टेंस बिटवीन द टू। नेक्स्ट है यहाँ पे शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग विच लेंस? निकट दृष्टि दोष मायोपिया जो होता है उसको किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो उसको अगर ठीक करना है आपको मायोपिया को, तो उसके लिए जो लेंस यूज करना पड़ेगा वो है कॉनकेव लेंस। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मैक नंबर इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ? मैक नंबर जो है वो किसकी गति से संबंधित है? तो मैक नंबर जो है वो रिलेटेड होता है एरोप्लेन यानी कि विमानों की गति से। मैक नंबर में एक्चुअल क्या होता है कि जो साउंड की स्पीड होती है ना उससे कंपेयर करते हैं, और उसी के बेस पे सब सोनिक, सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक, कौन सा सोनिक है वो एरोप्लेन वो बताते हैं कि भाई हवा के हिसाब से उसका मैक नंबर क्या है। हवा की स्पीड का और एरोप्लेन की स्पीड का रेशियो लिया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। विच स्टेट शेयर्स ए बॉर्डर विद 3 कंट्रीज? नेपाल, भूटान एंड चाइना। कौन सा राज्य 3 देशों यानी कि नेपाल, भूटान और चाइना के साथ में सीमा साझा करता है? तो इनमें से जो है वो सिक्किम ऐसा राज्य है जो इन 3 देशों के साथ में सीमाएं साझा करता है। व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो और भी वीडियो अपलोड की गई हैं आपके एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पहले कमेंट में मिल जाएगा, और आपको साइड में भी वीडियोस दिखाई दे रही होंगी, उन पे क्लिक करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।